let's start with depreciation. I'll discuss the objectives at the end. PRS sorted है ना? PRS का और कुछ arrows होमवर्क तो था नहीं, खाली statements ही था. Remember depreciation? Okay, listen. Last lecture we started with depreciation. So, what is depreciation? Basically, it is reduction in the value of a fixed asset. बराबर? Reduction in the value of a fixed asset due to usage or due to wear and tear. Is it a sudden process? एक साथ पूरा depreciate हो जाए asset? It's a gradual process. How does depreciation occur? Suddenly, 1 year, or it is a gradual process? Gradual. हर साल थोड़ा 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 कम होता है वैल्यू, बराबर है? एंड वो लॉस है बिजनेस के लिए कि प्रॉफिट है? लॉस, एक्सपेंस, वन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस भी किया था कि ये एक्सपेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. Why there is no separate chapter dedicated for salary, rent, commission, and why there is a separate chapter for depreciation? झोल. कंपनी बहुत झोल करती है, ठीक है ना? कभी डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज कर देती है, कभी डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज कर देती है. इससे झोल होने के काफी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? अभी पेज नंबर 95 पे एक बार रीड कर लेना. उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स में खाली फर्स्ट पॉइंट जनरली दे आस्क व्हाट इज द लैटिन वर्ड फॉर डेप्रिसिएशन. सो इट इज डेप्रीटियम. डेप्रीटियम इज द लैटिन वर्ड. ओके, पेज 95. पेज 95 लैटिन वर्ड इज कॉल्ड डेप्रीटियम. DEPRETIUM. ओके. कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. क्यों होता है डेप्रिसिएशन? सो नॉर्मल वेरिएंट है, वो तो नॉर्मल है. पासेज ऑफ टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय पासेज ऑफ टाइम? आपने एसेट खरीद के रखा है और 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, भले उसको यूज नहीं कर रहे हो ज्यादा, तो क्या डेप्रिशिएट नहीं होगा? होगा. फिर भी डेप्रिशिएट होने वाला है. तो पासेज ऑफ टाइम ऑल्सो अमाउंट्स टू डेप्रिसिएशन. देन ऑब्सोलिसेंस. व्हाट इज ऑब्सोलिसेंस? एनीवन? आउट ऑफ टेक्नोलॉजी. आउट ऑफ टेक्नोलॉजी. तुम आईफोन 13 लेके आए, फिर मार्केट में आईफोन 14 आ गया, आईफोन 15 आ गया, तो आईफोन 13 का भाव बढ़ेगा कि घटेगा? दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन. दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन. बेटर प्रोडक्ट्स आने की वजह से आपके प्रोडक्ट का वैल्यू, आपके एसेट का वैल्यू कम हो रहा है. दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन. डिप्लीशन. कैन यू सी दैट? डिप्लीशन. डिप्लीशन. ये सब कॉजेज है, मतलब क्यों होता है डेप्रिसिएशन, उसके कारण दिए गए. Depletion generally is applicable for all the mines. Have you seen mines? Mines में से minerals extract होता है. Mine is also a fixed asset. Mine is also a fixed asset. तो उसमें से आप mineral extract कर लोगे तो mine का value बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा? घटते जाएगा. So that is also depreciation. बराबर है? जितना mine में से mineral extract कर लोगे उतना mine खोखला होते जाएगा. बराबर है? खाली हो जाएगा at a point to be empty. नेचुरल कैलामिटीज, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. भूकंप आ गया, कुछ डैमेज हो गया एसेट. ओके, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन इन द वैल्यू. देन देयर इज इन्वेंशन, दैट इज ऑब्सोलिसेंस. जैसा न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट हो गया. एंड मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू घट जाता है ड्यू टू योर अदर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी. दैट इज ऑल कंसिडर्ड सेम पॉइंट. मार्केट वैल्यू बोलो या इन्वेंशन बोलो या ऑब्सोलिसेंस बोलो. ओके, तो दूसरे प्रोडक्ट की वजह से आपका मार्केट में भाव एसेट का कम हो जाता है. दैट इज अगेन कॉल्ड डेप्रिसिएशन. सो बोलने का मतलब ये सारे पॉइंट्स का लॉजिक क्या है? ये सारे पॉइंट्स का लॉजिक इतना सा है कि खाली एसेट को यूज करोगे तो ही डेप्रिसिएशन होना जरूरी नहीं. आपके एसेट के कंपैरिजन में दूसरे बेटर प्रोडक्ट्स आ गए तो भी वैल्यू कम हो जाएगी. यूज कम हो रहा है और टाइम ज्यादा चला गया, 4-5 साल, तो भी डेप्रिसिएशन होने वाला है. तो खाली यूज किया तो ही एसेट डेप्रिशिएट होगा ऐसा जरूरी नहीं है.
यूज किए बिना टाइम पास हो गया और दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए तो भी एसेट डेप्रिशिएट होगा। समझ आए? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्यों जरूरी है? व्हाई द हेल इट इज सो डैम इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? चलेगा ना? एसी लेके आया 50,000 का, let it be at 50,000 for the next 5 years. I'll replace it at the end of 5th year. What's the use of charging depreciation? What if I don't charge? Would that be fine? करते ही नहीं है ना एंट्री, क्यों जरूरी है एंट्री करना डेप्रिसिएशन? नहीं किया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस पता ही नहीं चलेगा, प्रॉफिट लॉस गलत हो जाएगा आपका, 100% रॉन्ग हो जाएगा। हाउ डू यू अराइव एट प्रॉफिट और लॉस? इनकम माइनस एक्सपेंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस दिखाया ही नहीं है, सही प्रॉफिट मिल पाएगा आपको? कभी नहीं। दूसरा पॉइंट, बैंकरप्सी जब भी होगा तो हमें अपना एसेट्स बेच के मिलेगा कि नहीं? कुछ भी एसेट का एग्जैक्ट वैल्यू, बैंकरप्सी से ज्यादा एसेट का ट्रू वैल्यू आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? इमेजिन करो एसी 50 का लाया है, पहले साल हो गया 50 से 40, नेक्स्ट ईयर हो गया 40 से 30, उसका नेक्स्ट ईयर हो गया 30 से 20, तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। और वो मैं अगर दिखाऊं ही ना 50-50-50 पे ही दिखाता रहो तो क्या एसेट का ट्रू वैल्यू दिखेगा मेरे को? एंड अपना अकाउंट्स का सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है? इट शुड शो ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स का लॉजिक क्या है? अकाउंट्स क्यों करते हो, बुक कीपिंग क्यों करते हो? इट शुड शो द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो हो रहा है वो वैसे का वैसा दिखाओ, अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। तो एसेट का वैल्यू अगर कम हो रहा है और मैं दिखा नहीं रहा हूं बुक्स में, सो व्हाट विल हैपन? क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है बिजनेस में? क्या मैं क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूं कि उल्लू बना रहा हूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रीडर्स को? उल्लू बनाने वाली बात हो गई। एसेट का वैल्यू तो हो गया 40, 30, 20, 10, लेकिन मैं कितना दिखा रहा हूं बुक्स में? 50,000। मैं कितना दिखा रहा हूं? 50,000। दैट इज रॉन्ग। आई कैन नॉट शो माई एसेट मोर देन व्हाट दे आर। ऑन द अदर हैंड ऑल्सो इट इज नॉट ट्रू। कम है और ज्यादा दिखाया, ज्यादा है और कम दिखाया, दोनों ही गलत चीज है। ओके, बायजूस ऐसा कर रहा था अब तक। बायजूस का नाम सुना है? बायजूस डेप्रिसिएशन में नहीं कर रहा था, बायजूस इनकम्स में कर रहा था। बायजूस का कैसा था? एक पैकेज आप लोगे ना तो उसको 2 साल के ऊपर आपको पे करना था अमाउंट। 60,000 का आपने 8-9 का पैकेज लिया है, you were supposed to pay 60,000 rupees over a span of 2 years installments में 10,000 करके। तो आइडियली अगर मैंने इसको पैकेज बेचा है तो इसने मेरे को 10,000 दिया, तो मेरा इनकम अभी कितना हुआ है एट प्रेजेंट? 10,000। और बीच में आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, तो कभी भी कैंसिल कर सकते हो, तो बाकी का पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ बायजूस। तो बायजूस क्या करता था कि मैंने इसको प्रोडक्ट बेचा और 10,000 इसने दिया, लेकिन मैं इनकम दिखा देगा 60,000, इनकम दिखा देगा 60,000, रेवेन्यू दिखा देगा 60,000, जो है उससे ज्यादा, जो है उससे ज्यादा। और रेवेन्यू इनकम ज्यादा दिखा दी तो प्रॉफिट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए, लेकिन एक्चुअली हाथ में प्रॉफिट आया है कि नहीं आया है? और उसमें से काफी लोग तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते थे, तो बाद में कहीं रिवर्सल जाके करता ही नहीं था, बहुत टाइम के बाद दिखाता था। उससे पहले इन्वेस्टर्स को पकड़ जाता था, बताता था हमारे प्रेजेंटेशन में यही हमारे कस्टमर है, यही हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा वैल्यूएशन है, 50 करोड़ रेस, 100 करोड़ रेस, 200 करोड़ रेस, 300 करोड़ रेस। आपने सुना होगा बायजूस रेट सो मनी अमाउंट इन सो एंड सो वैल्यूएशन, $10 million, $50 million, $100 million, करते गया। फिर पता चला साले कस्टमर तो है नहीं, कस्टमर तो कैंसिल हो रहे, कस्टमर तो रिटर्न हो रहे। तो उसके बाद उसका वैल्यूएशन घटा बाय हाउ मच? 60 to 70%। मतलब जो $500 million का वैल्यूएशन था वो $200 million पे आ गया, $150 million पे आ गया। जिसने अपने $10 million लगाए थे उसको वापस अभी कितने मिलेंगे? शायद $3 से $4 million। दैट इज अ लॉस ऑफ अराउंड व्हाट? 70 to 80 करोड़ रुपीस का लॉसेस। ऐसा बहुत सारे कंपनीज करते हैं। ओके, जो होता है उससे ज्यादा दिखा देते हैं, या जो नहीं होता या हिडन होता है और जानबूझ के मतलब प्रॉफिट है लेकिन जानबूझ के कम दिखाते हैं। दोनों ही तरीके गलत है। एक को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, एक को बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व्स। विंडो ड्रेसिंग का मतलब आपका खोखलापन है, अंदर बिजनेस में कुछ जान नहीं है लेकिन आप शोषा बहुत कर रहे हो।
दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। एंड उसका ऑपोजिट होता है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व मतलब अच्छा बिजनेस चल रहा है लेकिन सुमड़ी में बैठे हो, ज्यादा कुछ होशाक कर नहीं रहे, सुमड़ी में अपना काम कर रहे। दोनों ही चीजें गलत मानी जाती है। ओके, जो है वैसा दिखाने का, अच्छा भी नहीं और बुरा भी। दैट इज ट्रू एंड फेयर। चलिए, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रीसिएशन। नीड एंड इंपॉर्टेंस में हमने 2 पॉइंट देखे, क्यों डेप्रीसिएशन चार्ज करना जरूरी है। सबसे पहला क्या पता चलेगा आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करने से, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा, करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट। तीसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट भी आसान हो जाएगा। अब जब मुझे पता है कि एसेट 50, 40, 30, 20, 10 हो रहा है, बुक्स में रोज दिख रहा है, तो 5th ईयर के एंड में मैं रेडी हो जाऊंगा फंड्स इकट्ठा करके कि अब मेरे को नया एसी लेना है। ये सुनो, यही अगर मैं बुक्स में 50, 50, 50, 50, 50 दिखा रहा हूं, तो क्या मुझे पता चलेगा एसेट को रिप्लेस कब करना है? सडनली एक दिन जाके बंद हो जाएगा, मैं देखूंगा बुक में, अरे बुक में तो 50,000 था, इधर तो बंद होने आ गया, अभी फटाफट भागम भाग करो, फंड इकट्ठा करो। तो दैट विल बी ऑल्सो प्रॉब्लम एरिया। तो मेन 3 रीजन होते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज करने के। व्हाट आर द 3 रीजन फॉर चार्जिंग डेप्री? नंबर 1, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। नंबर 2, करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट। एंड नंबर 3, replacement of asset becomes easier. What becomes easier? Replacement of asset. Got it? तीनों points clear? Moving ahead, you have factors that affect charging depreciation. चलो, अभी depreciation जो है, it is governed by accounting standard 2. AS2 जो है, sorry, accounting standard 10. 2 is for stop. AS10 जो है, accounting standard 10, that governs depreciation. There are in all right now 29 accounting standards. Accounting standards क्या होते हैं? ICAI का नाम सुना है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट। वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? आपने कंसेप्ट सीखा है, हमने कंसेप्ट किए, जैसे कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, याद है? तो ये सारे कंसेप्ट मैंने बताए थे कि आपको पता नहीं होंगे तो भी आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो जानना जरूरी है। तो कंसेप्ट्स क्या है? अनसेड रूल्स है, वो आप करोगे तो आपका अकाउंट्स अच्छे से प्रेजेंट होगा। अब मैं आपको बोलूंगा कि कंजर्वेटिज्म फॉलो करो, शो योर लॉसेस इन एडवांस, डोंट शो योर प्रॉफिट्स इन एडवांस। बोलोगे जा भाड़ में, मैं नहीं करेगा, मैं क्यों बोलूंगा नहीं करने का। तो concepts are not compulsory. Concepts are not compulsory. तो तुम अपने हिसाब से अकाउंट बनाओगे, ये अपने हिसाब से अकाउंट बनाएगी, ये अपने हिसाब से बनाएगा, तो सब अलग अलग हो जाएगा। कंसेप्ट जैसा कोई कंपल्शन चीज नहीं है। अब ये छोटे लेवल पे चलता है, अगर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को कंसेप्ट फॉलो ना भी करे तो चलता है, उसका कोई अकाउंट देखने आने वाला है नहीं। बट कंपनीज इमेजिन करो, टाटा बिरला ने बोल दिया हम कंसेप्ट फॉलो नहीं करेंगे, तो चलेगा? क्यों? क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? टाटा बिरला ने अगर कंसेप्ट फॉलो नहीं किया, टाटा बोलेगा मैं अपने हिसाब से अकाउंट बनाऊंगा, बिरला बोलेगा मैं अपने हिसाब से अकाउंट बनाऊंगा, रिलायंस बोलेगा मैं अपने हिसाब से अकाउंट बनाऊंगा। इज दैट ओके? क्यों? वो खाली 1-2 जन से रिलेटेड है कि हजारों जन से रिलेटेड है? वो कंपनी हजारों, सबका दिमाग हिल जाएगा एक साथ, सब पागल हो जाएंगे ये क्या कर रहा है, सबके पैसे लगे पड़े है कि नहीं? तो इसीलिए ये कंसेप्ट के बेसिस पे स्टैंडर्ड्स इश्यू किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड से क्या होता है? ये स्टैंडर्ड कंपलसरी होता है कि सारे कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का। तो सबका अकाउंट जो है सिमिलर तरीके से दिखेगा, सिमिलर तरीके से दिखेगा, कोई अलग अलग रूल्स फॉलो करने वाला नहीं है। तो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, दे आर गिवन बाय हु? ICAI। तो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स सब लोग फॉलो करेंगे तो सबका रिकॉर्ड कंपेरेबल रहेगा। सबका रिकॉर्ड क्या रहेगा? कंपेरेबल। इज दिस क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय हु? ICAI। वो अपने हिसाब से नहीं करता है, इट इज इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में दिया गया है कि डेप्रीसिएशन के लिए क्या क्या फॉलो करना जरूरी है, डेप्रीसिएशन और फिक्स्ड एसेट कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है डेप्रीसिएशन के बारे में? पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। किसके लिए कंपलसरी है? छोटे बिजनेस के लिए कि बड़े बिजनेस के लिए? बड़े कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंपलसरी। छोटे बिजनेस के लिए ये कंपलसरी नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हम लोग के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमारे अकाउंट देख देख के कौन देखेगा? हम ही देखेंगे, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, और कोई देखने वाला नहीं। कंपनीज के अकाउंट्स हजारों शेयर होल्डर्स देखेंगे, इसके लिए। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है? डेप्रीसिएशन के बारे में क्या बोलता है? वो बोलता है कि आपको जितना डेप्रीसिएशन चार्ज करना है करो, अपने एसेट के यूजेज के हिसाब से जितना डेप्रीसिएशन चार्ज करना है करो, लेकिन चार्ज करो, लेकिन कंपल्सरीली चार्ज करो। नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर आप एसेट यूज कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट कोई भी, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, तो उस पे डेप्रीसिएशन यूजेज के हिसाब से चार्ज करो, उतना ही बोलता है। बाकी कौन सा मेथड से करना है, कितना अमाउंट करना है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आप पे छोड़ा गया। तो सिंपल सी चीज बोल देता है स्टैंडर्ड, क्या बोलता है? चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन योर फिक्स्ड एसेट्स। हाउ मच यू आर चार्जिंग, दैट इज लेफ्ट टू यू। हाउ मच यू आर चार्जिंग, दैट इज लेफ्ट टू यू। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये एसी पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहिए, आप मेरे बिजनेस मैनेजर हो, आपको मैंने पूछा कि ये एयर कंडीशनर मैंने लाया है, इस पे मैं कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करूं? 50,000 का एसी है, चलो इतना इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। 50,000 का एसी है, कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करूं? आप क्या बोलोगे? आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट आप ढूंढ सको कि डेप्रीसिएशन कितना होगा? लाइफ चाहिए, सबसे पहले तो कॉस्ट चाहिए, वो तो मैंने दे दिया आपको, कितना है? 50,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एकदम ध्यान से देखना। कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, हाउ मच depreciation you should charge on any damn asset. For that you need to have knowledge of 3 items, basically 2, sometimes 3. एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं ही ना कि एसी कितने का है, बता सकोगे कितना डेप्रीसिएशन होगा? इम्पॉसिबल। दूसरा किसी ने बोला लाइफ, क्या होना चाहिए पता? लाइफ। अगर मैं आपको लाइफ ही ना दूं तो ढूंढ सकते हो कितना डेप्रीसिएशन होगा? अगर आपको पता है कि एसी का कॉस्ट 50,000 है, आपको पता है एसी की लाइफ 5 साल है, अब आप कुछ बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20%, मतलब 10,000 से हर साल डेप्रीशिएट करोगे आप। सही बात। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए स्क्रैप। क्या पता होनी चाहिए? स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू का मतलब 5 साल यूज करने के बाद व्हेन आई सेल दिस भंगार में, तो अप्रोक्स मेरे को कितना पैसा मिलेगा? दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैप। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैप। तो समझो भंगार में आई एम गोइंग टू गेट हाउ मच? 5,000। भंगार में आई एम गोइंग टू गेट 5,000। तो मुझे बताओ 5 साल में एसेट का भाव कितना कम हुआ? 50 से कम हुआ कि 45 से? क्योंकि 5 तो मिलने वाला है, 5 तो एंड में वापस मिल जाएगा, तो घटा कितने से? 45 से। तो हर साल कितने से कम करोगे? 45 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना? 9,000। तो इसका फॉर्मूला क्या ढूंढ सकते हो आप? फॉर्मूला फॉर डेप्रीसिएशन इज व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट लेट्स से 50,000 माइनस स्क्रैप इज 5,000 अपॉन लाइफ इज 5 years। तो हर साल में कितने से डेप्रीशिएट करेगा इसको? 9 से। आप देखो 50 माइनस 9 कितना होता है? 41 माइनस 9, 32 माइनस 9, 23 माइनस 9, 14 माइनस 9, 5। 14 माइनस 9, 5। ऑटोमेटिकली 5वें साल के एंड में कितना बन जाएगा? 5,000। तो 3 चीजें अगर आपको पता है ना, 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें पता है आपको? एक ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरा लाइफ, और तीसरा स्क्रैप। स्क्रैप मैंने इसके लिए इतना कॉमन काम का नहीं है, क्योंकि ये अगर नहीं दिया ना तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो? इट इज निल। लेकिन ये दो को हम निल अज्यूम नहीं कर सकते,
Can you assume cost as nil? Can you assume life as nil? स्क्रैप चलो नहीं भी दिया तो assume it is nil. तो 5वें साल के अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है. अगर ये nil है तो कितना डेप्रिसिएशन होगा? 10,000. अगर ये है 5,000 तो हर साल कितने से घटेगा? 9. तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. तो कोई भी एसेट, एरोप्लेन का कॉस्ट है समझो कितने का आता है? 500 करोड़ का आता है. तो एरोप्लेन का कॉस्ट है समझो 500 करोड़. एरोप्लेन का कॉस्ट है समझो 500 करोड़. लाइफ कितनी होती है एरोप्लेन की? समझो 20 साल. एरोप्लेन की लाइफ इज 20 years. कॉस्ट इज 500 करोड़. कैन यू टेल मी हर साल कितने से डेप्रिशिएट कर पाओगे आप? 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 कर दो, 25 करोड़ हर साल अप्रोक्सीमेटली. समझ में आ रहा है? शिप है, शिप है छोटी सी. ओके, 1 करोड़ रुपए की शिप है. यॉट है तो 1 करोड़ का यॉट है. लाइफ कितना है? लेटेस्ट से 15 years. 1 करोड़ का यॉट है, लेटेस्ट से इट इज 15 years. व्हाट इज हर ईयर का डेप्रिसिएशन? 1 करोड़ अपॉन 50. अच्छा, स्क्रैप पता है तो 1 करोड़ 10 लाख स्क्रैप है तो 1 करोड़ माइनस 10 लाख अपॉन 50, 6 लाख रुपीज पर ईयर. 100 बात की एक बात ध्यान रखना, फॉर एनी एसेट टू डेप्रिशिएट और उसको कितने से डेप्रिशिएट करना है वो अमाउंट जानने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए. क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट, लाइफ, स्क्रैप. क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट, लाइफ, स्क्रैप. 3 चीजें पता होनी चाहिए. कॉस्ट, लाइफ, स्क्रैप. इन 3 चीजों के बिना आप डेप्रिसिएशन ढूंढ नहीं सकते. इज इट क्लियर? अब कॉस्ट प्रैक्टिकली आप कैसे ढूंढते हो? कॉस्ट बिल में आ गया, वही कॉस्ट है. कोई भी एसेट खरीदो उसका बिल बनता है, वो तो चलो पता चल गया. अच्छा, खाली कॉस्ट में यूनिट का कॉस्ट लेना है कि ऑल द एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज? ऑल द एक्सपेंसेस. इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फिटिंग, फिक्सेशन, फिटिंग, इंस्टॉलेशन, उसको बटन दबा के चालू करने तक का खर्चा. यू विल एड अप टू द कॉस्ट. इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट. उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट. ओके, कॉस्ट प्लस ऑल द एक्सपेंस. लाइफ कैसे ढूंढोगे? आपको पता है आप अंतर्यामी हो, ये कितना चलने वाला है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लाइफ? हाँ, मैं बोला आपको कि एसी का लाइफ 5 साल है. ये कैसे बोला मैंने? भगवान हूं, मुझे कैसे पता चला? गारंटी से लाइफ थोड़ी डिटरमाइन होता है. गारंटी जब तक चलेगा तो मुझे फ्यूचर के लिए वेट करना पड़ेगा. हाउ टू डिटर? मेरे को तो चार्ज करना है हर साल ना. हाँ, यूज पर होता है. आप गाड़ी खरीदने जाते हो, आप पूछते हो ना कितना चलेगी रोज? हर साल 10,000 किलोमीटर चलाऊंगा तो कितना चलेगी? तो सामने जवाब मिल जाता है आपको. हाँ, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में चलाओगे तो 12-15 साल तो चली जाएगी. ये कैसे डिटरमाइन होता है? पास्ट एक्सपीरियंस से. पास्ट एक्सपीरियंस, आजू बाजू मार्केट में सर्वे करो, पास्ट एक्सपीरियंस देखो. जिसने इसका ऐसे एसी का यूज किया है उसका कितना चला, वो डेटा तो है आपके पास. उससे आपको लाइफ का भी पता चल जाएगा. और स्क्रैप भी वही लॉजिक है. जिसका भंगार, उसका भंगार में कितना मिला, अपने को भी भंगार में उतना ही मिलेगा अप्रोक्सीमेटली. समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी तरह यूज कर रहे हैं एसी, बहुत सारे लोग गाड़ियां यूज कर रहे हैं. तो कितना चलेगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है. तो लाइफ एंड स्क्रैप को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप. एस्टिमेटेड लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप. उस पे आते हैं. एस्टिमेटेड लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप. ये एक्यूरेट नहीं है, ये क्या है? एस्टिमेट. अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन खुशी ने पूछा कि सर आपने सोचा लाइफ 5 साल है और 8 साल चल गया तो, या 6 साल चल गया तो, या 4 साल में बंद हो गया तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? हर साल आप अपने एसेट का रिव्यू करो. हर साल अपने एसेट का रिव्यू करो. रिव्यू का मतलब बड़ा ही सिंपल है, सुनो ध्यान से. एसेट कितने का? 50,000. एसेट कितने का है? 50,000. ओके, ये चैप्टर सीए में, इधर कट का दो, सीए में हटका 10 मार्क का चैप्टर आता है, सीए बहुत इंपॉर्टेंट. इधर एसेट समझो आपका 50,000 का है, ठीक है. अभी फर्स्ट ईयर मेरे को लगा 5 साल चलेगा, मेरे को लगा 5 साल चलेगा.
तो मैं डिवाइड बाय 5 किया, कितने से डेप्रिशिएट करेगा 10,000। नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितना हो गया 40। वापस मेरे को लगेगा अभी और 4 साल चलने वाला है, हर साल में रिव्यू करेगा, तो 4 से डिवाइड करेगा 10,000 डेप्री मारेगा, बचा कितना 30। तीसरे साल मैंने चेक किया, साला बारिश वारिश आ गया था, जंग लग गया था, अब मेरे को लगता है वो 3 साल नहीं चलेगा 2 ही साल चलेगा। 3 साल नहीं चलेगा, कितना साल चलेगा 2 ही साल चलेगा। तो मैं क्या करेगा अभी 10 से डेप्रिशिएट नहीं करेगा, 15 से डेप्रिशिएट कर देगा, सीधा क्या करेगा 15 से डेप्रिशिएट कर देगा। क्यों? लाइफ अभी कितना हो गया 2 साल, लाइफ कितना हो गया 2 साल। यही 2 का मेरे को सपोज अनदर एग्जाम्पल, पहले साल 10, दूसरे साल 10, वैल्यू 30 हो चुका है। अब तीसरे साल मेरे को लग रहा है कि और 3 साल की जगह और 4 साल चलेगा, और 3 साल की जगह और, तो मैं क्या करेगा 30,000 डिवाइड बाय 4, 7,500। अभी मैं डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर देगा 7,000। That's why I told you in the first lecture, it depends on your judgment. It depends on your judgment. तो जजमेंट कभी गलत भी हो सकता है, आपका कोई गला पकड़ने आने वाला है नहीं। इसका फायदा कंपनीज उठाती है, बोलती है हमारा जजमेंट एरर था, पहले कम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया फिर ज्यादा, या पहले ज्यादा कर दिया फिर कम, और शेयर प्राइस में खेलते गए और क्रोर्स ऑफ रुपीस बनाते गए। समझ में आ रहा है? अगर 4 ईयर तक वही डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर अगर लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग ने उस पे रिपेयरिंग करवाया तो उसकी लाइफ बढ़ गई ना, वो कैसे फिर resume करेंगे? तो वो जो रिपेयरिंग करवाया ना, वो अगर लाइफ बढ़ा रहा है तो वो एसेट बन जाएगा। तो रिपेयरिंग इज नथिंग बट अ न्यू एसेट, एडिशन टू द एसेट। मतलब एसी 10 40,000 से डेप्रिशिएट हो गया, अभी 10 हो चुका है, लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने 5,000 का रिपेयर करवा दिया उसको, तो अभी एसी 10 से हो गया 15 का। तो अगर वो अभी एसी 10 से हो गया 15 और लाइफ बढ़ गई समझो 1 साल की, उसकी 3 साल हो गए। तो अभी मैं क्या करेगा 15 का एसेट है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 5 5 5। तो वो प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा। हाँ, वो तुम्हारा लाइफ बढ़ गया ना, वो बट वो प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंस किया है तुमने, तो एसेट पैसा भी दिया ना रिपेयर का। पर उसके ऊपर ज्यादा लाइफ बढ़ी ना, ऐसा नहीं 5,000 लाइफ बढ़ी। एसेट 10 का था, तुमने खर्चा किया, इमेजिन करो 5 का एसेट खरीद लिया, 10 + 5 कितना हो गया 15। अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे 5 5 5, तो तुम प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हो, तुम जो एक्सपेंस था ना 1 साल में 10 दिखाने वाले थे ना, उसकी जगह 3 साल में 5 5 5 दिखा, 5 साल बढ़ गई तो अभी लाइफ तो डिवाइड बाय 5 कर, तो 3,000 दिखा डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट नहीं है बट लॉस इनडायरेक्टली कम हो गया, एक तरीके से फायदा हो रहा है तेरा। जो 10,000 1 साल में लॉस होने वाला था, वो अभी 3 हो रहा है हर साल। तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स तो 5 साल के धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना, इनकम माइनस एक्सपेंस करेगा। प्रॉफिट इनकम नहीं दिखा रहा है, एक्सपेंस कम कर रहा है। समझ में आया? जा रहे हैं भेजे में, पत्थर बन गया भेजा सवेरे सवेरे। चलिए बताइए व्हाट इज डेप्रिसिएशन, लेट्स समराइज फटाफट। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूजेज, वेयर एंड टेयर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या डेप्रिसिएशन ओनली यूजेज से होता है कि ऐसे ही पड़ा रहेगा एसेट फिर भी हो जाता है? फिर भी हो जाता है। बेटर प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में फिर भी हो जाता है। आपका एसेट का वैल्यू तो कम हो रहा है, टिकटॉक कम हो ही रहा है, बराबर है कि नहीं? अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करना काहे जरूरी, क्यों जरूरी? नहीं किया तो नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। क्यों? प्रॉफिट लॉस चाहिए नंबर 1, नंबर 2 एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एसेट चाहिए, एंड नंबर 3 रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। कब नया वाला खरीदना है वो भी पता चल जाएगा अगर आप घटा के दिखा रहे हो तो। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना, हाउ मच, ऑन व्हाट एसेट, यू नीड टू नो व्हाट फॉर दैट। ओरिजिनल कॉस्ट में खाली यूनिट प्राइस के ऑल एक्सपेंसेस, इसमें क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट। नंबर 2 एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब कितना चलेगा। बाय एस्टिमेटेड लाइफ वी मीन इकोनॉमिक लाइफ। वी मीन देयर आर 2 लाइफ्स ऑफ एसेट, फिजिकल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। फिजिकल लाइफ एंड, इसकी इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है, इसकी फिजिकल लाइफ कितनी है पता है? 5,000 साल। इसकी इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है, इसकी फिजिकल लाइफ कितनी है? जब तक ये डिकम्पोज होकर हवा नहीं बन जाता है, वो इसकी फिजिकल लाइफ है। समझ में आया? तो इसको डिकम्पोज होने में कम से कम 3-4 हजार साल लग जाएंगे। हम लोग फिजिकल लाइफ से कंसर्न नहीं है। कौन सी लाइफ से कंसर्न है?
इकोनॉमिक लाइफ से। समझ में आया? एस्टिमेटेड लाइफ वी मीन विच लाइफ? इकोनॉमिक। सर 5 साल बाद भी एसी तो पड़ा है। अरे भाई एसी तो पड़ा है लेकिन अभी काम देना बंद कर दिया, तो एसी का लाइफ खत्म, भंगार में करो, डिसमेंटल करो, दूसरा बनाओ। इज इट क्लियर? इकोनॉमिक लाइफ। एंड थर्ड वन इज एस्टिमेटेड स्क्रैप। व्हाट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप? फ्यूचर वैल्यू जो भंगार में मिल जाएगा। इससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो हर साल कितने से चार्ज करोगे? 9000। इस मेथड को बोलते हैं FIM। क्या बोलते हैं? FIM। इसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। इस मेथड का नाम है क्या? FIM। इसका दूसरा नाम है OCM। OCM या फिर SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। व्हाई डू वी कॉल इट एज ओरिजिनल कॉस्ट? इसके भी पीछे रीजन है। ये 9000 डेप्री है, 9000 है, तो 9000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50,000? 50,000 का कितना परसेंटेज होता है? 9000 18% होता है। तो हर साल कैन आई टेक 18% ऑफ 50,000? 90 मिलेगा। हाँ, 50,000 से 18% कितना है? नेक्स्ट ईयर भी 50,000 का 18% कितना है? नेक्स्ट ईयर भी 50,000 का 18% कितना है? तो यू चार्ज इट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यू चार्ज इट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। दैट परसेंटेज कैसे मिला? समझा? कैसे मिला परसेंटेज? डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज व्हाट? डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। तो डेप्रिसिएशन था 9 अपॉन कॉस्ट था 50 इंटू 100। तो व्हाट इज दिस? 18%। हर साल 18% किस पे मारेगा मैं? 50,000। तो मिल गया ना 99,999। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे जाता है। Why it is called straight line method? इसके पीछे भी कारण है। You have done graphs. This is your x-axis. This is your y-axis. If you consider time on x-axis, and if you consider depreciation amount on y-axis, what do you get? Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. मुझे बताओ हर साल डेप्री कितना हो रहा है इस एसेट पे? 9 फॉर ये 3000, ये 5000, 7, 9, 11, ये अमाउंट ऑफ डेप्री है। तो हर साल 9 है। यू नो हाउ टू प्लॉट ग्राफ्स? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 9, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 9, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 9, फोर्थ ईयर 9, फिफ्थ ईयर 9। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट? Yes or no? So if you join these lines, join these dots, what do you get? Straight line. That's why it is called straight line method. It's called straight line method. क्योंकि ये line is parallel to x-axis. Straight line. Is it clear? So तीन नाम है इस मेथड के. Number 1, fixed installment method. Fixed installment method. दूसरा original cost method और तीसरा straight line method. तीनों का मतलब एक ही है कि भैया डेप्रिसिएशन हर साल अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। सर और कितने मेथड्स हैं? और 7 से 8 मेथड्स हैं। कितने? 7 से 8। लेकिन आपको वो सब नहीं है, आपको सिर्फ 2 हैं। एक तो मैंने बताया स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। दूसरा मेथड होता है आरबीएम मेथड। क्या होता है? आरबीएम। आरबीएम का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आरबीएम का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आया सबको? What happens in straight line method? Amount of depreciation remains same in all the years. It remains the same. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो। एक एसेट है जिसका कॉस्ट है 6,000 रुपीज। एक एसेट है जिसका कॉस्ट है 6,000 रुपीज। लाइफ है 3 साल। 3 साल की लाइफ है। 6,000 का एसेट है। स्क्रैप चलो 0, तो हर साल कितने से डेप्रिशिएट होगा? 2000 से डेप्रिशिएट होगा। तो ईयर 1 भी 2000, ईयर 2 भी 2000, ईयर 3 भी 2000। सिंपल। इसको बोलते हैं विच मेथड?
FIM, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ओके, द अदर मेथड विच आई टोल्ड यू, उसका नाम क्या बोला मैंने? RBM. RBM इज रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड. उस मेथड से अगर मैं डेप्री चार्ज करूंगा तो कैसे करूंगा पता है? यही एसेट है, कॉस्ट 6000 है, लाइफ 3 साल है, 3 to 1. I will charge it as 3000, 2000, 1000. टोटल डेप्री कितना है? 6. उधर कितना था? 6. इधर भी 6. लेकिन मैंने FIM फॉलो किया तो मैंने कैसे चार्ज किया डेप्री? इक्वल. RBM फॉलो किया तो कैसे चार्ज किया? 3 to 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में चार्ज किया. दिख रहा है आपको? दैट इज द डिफरेंस. FIM में इक्वल चार्ज होता है, डेप्रीसिएशन में वही, RBM में वही डेप्री है, इनिशियल ईयर में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम. इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों होता है ऐसा. ओके, अभी बताऊं रीजन? सर ब्रेक आप हो रहा सर ब्रेक. ये लास्ट रीजन सुन के ब्रेक ले. देखो रीजन क्या है, एसेट के साथ, और इंडस्ट्री में ना 95 to 99% बिजनेसेस ये दो मेथड्स यूज करते हैं, FIM और RBM. कुछ FIM करते हैं, कुछ RBM करते हैं. ओके, इसके पीछे एक रीजन है. क्या रीजन है? एसेट के साथ एक और एक्सपेंस जॉइंट होता है. कोई भी एसेट आप लेके आते हो ना, उसके साथ एक और एक्सपेंस होता है, उसको बोलते हैं रिपेयर कॉस्ट. क्या बोलते हैं? रिपेयर, सर्विस, मेंटेनेंस. एसी लेके आओ, बिना सर्विस के चल जाएगा 5 साल. गाड़ी लेके आओ, बिना सर्विस मेंटेनेंस के चल जाएगी 10 साल. जो लाइफ है ना 5 साल, वो सस्टेन करने के लिए रिपेयर मेंटेन करना जरूरी है. अगर साला सर्विस नहीं करवाओ ना, 5 साल भी नहीं चलेगा, 2 साल में ठप हो जाएगा. गाड़ी को सर्विसिंग में नहीं दोगे तो वो गाड़ी 10 साल वाली 4-5 साल में डम हो जाएगी. समझ में आ रहा है? तो कोई भी एसेट ले लो, उस पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होने वाला है, 100% होगा ही, फॉर श्योर. तो और रिपेयर मेंटेनेंस का ट्रेंड कैसा रहता है खर्चे का? नया एसेट पे रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा लगता है कि पुराने वाले पे ज्यादा लगता है? पुराने पे ज्यादा लगता है, नए वाले पे कम लगता है, पुराने वाले पे ज्यादा लगता है. तो रिपेयर मेंटेनेंस का ट्रेंड है ना, कुछ ऐसा होता है. रिपेयर मेंटेनेंस का ट्रेंड कुछ ऐसा होता है, इनिशियल ईयर में कम होता है, लेटर ईयर्स में ज्यादा. सपोज इस एसेट पे कॉस्ट 6000 है और इसका रिपेयर का खर्चा लाइफ टाइम का 6000. रिपेयर का खर्चा भी कितना लगने वाला है? 6000 लगने वाला है. उतना लग ही जाता है ऑलमोस्ट. एसेट के कॉस्ट जितना रिपेयर ऑलमोस्ट हो जाता है. अब गाड़ी भी लोगे ना 10 साल की, हर साल 20-30 हजार का रिपेयर पकड़ के आपका ऑटोमेटिकली 7-8 लाख का तो रिपेयर होने ही वाला है. रिपेयर मेंटेनेंस कभी किधर ठोक दोगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया ज्यादा वगैरह सब. तो ये रिपेयर इनिशियल ईयर में खर्चा ज्यादा होता है कि कम? लेटर ईयर्स में ये तो ऐसे ही रहने वाला है. अब सपोज मैं FIM फॉलो कर रहा हूं. मैं क्या फॉलो कर रहा हूं? FIM. तो मेरा डेप्रीसिएशन अमाउंट हर साल सेम है, 2000, 2000, 2000. और रिपेयर का ट्रेंड कैसा है? 1, 2, 3. तो मेरा टोटल खर्चा कैसा है? फर्स्ट ईयर में 3000, सेकेंड ईयर में 4000 एंड थर्ड ईयर में 5000. यस, इमेजिन करो मैं RBM फॉलो कर रहा हूं. मैं फॉलो कर रहा हूं और रिपेयर का ट्रेंड कुछ ऐसा ही है, इनिशियल ईयर में 1, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3. तो मेरा हर साल का खर्चा कितना हुआ? 4. देखो डेप्री तो हो ही रहा है, उसके साथ रिपेयर आ रहा है. ऐसा नहीं कि रिपेयर करोगे तो डेप्री नहीं होगा, डेप्री करोगे तो रिपेयर नहीं होगा. ऐसा है, दोनों खर्चे हो रहे हैं. तो रिपेयर भी हो रहा है और डेप्रीसिएशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है. लेकिन FIM फॉलो कर रहा हूं तो टोटल खर्चा कितना है? 3, 4, 5. टोटल वही है, मतलब 12 ही हो रहा है. लेकिन इधर कितना हो रहा है? 4, 4, 4. तो मेरा इधर अगर मैं FIM करूं तो मुझे क्या लगेगा? फर्स्ट ईयर तो साला अरे 3000 का ही खर्चा हुआ, प्रॉफिट ज्यादा है, बिजनेस इज डूइंग गुड. सेकेंड ईयर 4000, चलो बिजनेस थोड़ा खराब कर रहा है. थर्ड ईयर अरे 5000 का खर्चा, और प्रॉफिट कम होगा, बिजनेस और खराब कर रहा है. मेरे को ऐसा लगेगा. यहां पे मेरे को कुछ लगेगा, यहां पे 3 साल बिजनेस है. बट मुझे बताओ, दोनों मेथड, कोई भी मेथड आप फॉलो करो, बिजनेस को कोई फर्क पड़ रहा है? बिजनेस तो वैसे ही चल रहा था, बिजनेस तो वैसे ही चल रहा था 3 साल. बिजनेस का प्रॉफिट कब बढ़ना चाहिए, कब घटना चाहिए? सेल्स, रेवेन्यू. इनकम बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, अच्छी बात. इनकम घटी, प्रॉफिट घटा, अच्छी बात. बट इसमें मैं ये मेथड करूं या ये मेथड करूं, बिजनेस तो वही चल रहा है. तो बेटर कौन सा है?
ये वाला, क्योंकि इस पे इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इज न्यूट्रल। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इज न्यूट्रल, पहले साल भी 4, दूसरे साल भी 4, तीसरे साल भी 4। लेकिन इसमें मेरे को गलत सिग्नल मिलेगा। इसमें मेरे को लगेगा साला पहले साल बिजनेस अच्छा कर रहा था, दूसरे साल खराब, तीसरे साल और खराब। बट इज दैट द सिचुएशन? बिजनेस इज डूइंग द सेम, एसेट तो वही है, खाली आपने डेप्री चार्ज करने के तरीके के वजह से आपके प्रॉफिट डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। इसलिए 100 बात की एक बात, FIM मेथड कौन से एसेट्स पे ज्यादा सुटेबल है? उन एसेट्स पे सुटेबल है जिसपे रिपेयर का खर्चा इज नेग्लिजिबल। जिन पे रिपेयर का खर्चा इज नेग्लिजिबल। सर ऐसा कौन सा एसेट होता है जिसपे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता? ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। डू यू रिपेयर गुडविल? डू यू रिपेयर पेटेंट्स, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स? All intangible assets for which method is suitable? FIM. Plus generally furniture and fixtures. Do you repair furniture and fixtures often? As like your motor car or like your plant or like your machine? नहीं करते. Buildings more or less 10-15 साल में एक बार. तो जिन assets पे repair maintenance कम लगता है, negligible लगता है, उनके लिए क्या suitable है? क्यों पता है? उनके लिए ये खर्चा नहीं है. समझ रहे हो? तो कांस्टेंट हो गया ना प्रॉफिट पे इंपैक्ट। लेकिन जिन एसेट्स पे रिपेयर का खर्चा है उनके लिए क्या सूटेबल? क्यों? क्योंकि आरबीएम क्या करता है? रिपेयर के इफेक्ट को नेगेट कर देता है, रिपेयर्स के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। क्योंकि रिपेयर जा रहा है ऐसा सीधा समोसा एंड आपका आरबीएम जा रहा है उल्टा समोसा, तो उल्टा समोसा सीधा समोसा दो नलिफाई हो गया एक दूसरे को। समझ में आया? तो टोटल इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इज नलिफाइड। लॉजिक समझा इसके पीछे का? सीए का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला। ओके, कंसेप्ट बैठा दिमाग में? सो 100 बात की एक बात, कौन से एसेट्स पे एफआईएम चार्ज करना चाहिए? जिस पे रिपेयर ज्यादा है कि कम, नेग्लिजिबल, सो दैट स्ट्रेट लाइन, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट नलिफाइड, नो टेंशन, इजीली स्टडी कर सकते हो, बिजनेस वही चल रहा है। फिर आपको अभी श्योर हो बिजनेस में प्रॉफिट बढ़े तो क्यों बढ़े होंगे? रेवेन्यू के, इनकम के, सेल की वजह से बढ़े होंगे। घटे तो क्यों बढ़े? सेल्स की वजह से। समझा? वेरएज आरबीएम अगर कर रहे हो तो कौन सा एसेट पे सूटेबल है आरबीएम? इस पे रिपेयरिंग चार्जेस ज्यादा, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मोटर कार हो गई, इस पे आरबीएम सूटेबल है। फर्नीचर फिक्सचर हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, इस पे एफआईएम सूटेबल। कर लो। अभी फर्स्ट मेथड, ओके, एफआईएम। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ। समझ में आ रहा है सब? पक्का उसका? हवे समझ चालू। हवे मुझे बताओ, फर्स्ट मेथड हम लोग कर रहे हैं, पहले अच्छे से पूरा एफआईएम समझ लो। कौन सा मेथड समझ लो? एफआईएम। एफआईएम के 3 नाम है। व्हाट आर द 3 नेम्स? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन। What is the peculiarity of this method? हर साल डेप्री अमाउंट रिमेन्स द Same. हर साल डेप्री अमाउंट रिमेन्स द Same. हर साल डेप्री अमाउंट रिमेन्स द सेम। इज इट क्लियर? डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन टू एसेट। अच्छा, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? अगर कैश में खरीदा, एसेट क्रेडिट पे खरीदा तो एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश पे बेचा तो क्रेडिट पे बेचा तो डेटर टू एसेट, पार्टी टू एसेट। इतना आता है, यही करना है चैप्टर में। चैप्टर में क्या करना है आपको? जर्नल तो बहुत रेयर चांस है पूछने का, लेजर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? लेजर। लेजर अकाउंट्स पूछे जाते हैं। कौन से अकाउंट पूछे जाते हैं? 2। जनरली इन द चैप्टर दे विल बी आस्किंग यू 2 लेजर अकाउंट। Which 2? एक एसेट और एक डेप्रीसिएशन। एक एसेट अकाउंट और एक डेप्रीसिएशन। So all of you take page number page 101. Page 101. Draw the columns. You'll get break also. Columns draw कर लो. Sum number 1. हाँ,
बताता हूँ। एक पूरा साइड ले लो, हर एक सम आपका दो साइड पे जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सम होगा, राइट हैंड साइड पे वर्किंग नोट्स। इस समय काफी सारे नोट्स बनते हैं, अच्छे से देखना। सम नंबर 1, तुम लोग का स्लीप शेड्यूल का है ना, मेरे को लगता है एकदम कचुम्बर हो गया। चलो लेजर है, लेजर का फॉर्मेट याद है? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हाँ, लुक एट सम नंबर 1, machinery account and depreciation account. So take 3/4 and 1/4. Okay, 3/4 में machine account बनाओ and 1/4 में depre account बनाओ। बस तो जर्नल मैं बाद में करवाऊंगा। जर्नल इज वेरी सिंपल, बहुत रेयरली पूछते हैं डेप्री में। जर्नल नहीं आता, 99% यू हैव लेजर, 2 अकाउंट, मशीनरी एंड डेप्रीसिएशन, दैट इज एसेट अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन। ठीक है, 3/4 और 1/4। डेप्री छोटू सा बनाना, 1/4 से भी छोटा बनाया तो भी चलेगा। 3/4 1/4 बोला, 3/4 1/4 तो 3/4 75% 25%। वो देखो उसका पीछे देखो, सम नंबर 1 पेज 101। अभी मुझे बताओ जनरली लेजर कैसे बनाया जाता है? When do you balance a ledger normally? End of the month? अभी इधर एंड ऑफ द ईयर करना है, इधर एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरा 12 महीने का समरी साथ में, 12 महीने का अकाउंट साथ में देगा, 12 महीने का सीधा बैलेंस साथ में। प्रैक्टिकली हर मंथ ही होता है, बट सम्स कर रहे हो तो 12 महीने का डेटा दिया होगा और पूरा 12 महीने का बैलेंस साथ में। जैसे मंथली करते हो ना वैसे ईयरली करना है। ओके, जैसे मंथली करते हो वैसे ईयरली, सेम स्टफ, खाली डेट्स का ध्यान है। मंथली होता है ना लेजर बैलेंस, सॉरी डेप्रिसिएशन चार्ज ही लास्ट डेट पे एक ही बार दिखता है, लेकिन अगर बीच में बनाया तो बीच में दिखाएगा। मैं 6 मंथ में डेप्री चार्ज कर दिया तो 6 महीने तक बैलेंस फिर लास्ट डेट पे वापस स्टार्ट। अच्छा देखो, डेप्रीसिएशन में ना 2 ही चीज काम का है, एक है डेट्स, दूसरा है कैलकुलेशंस। एंट्रीज तो मैंने डिस्कस की अभी आपको आती है एंट्रीज। एंट्रीज आर वेरी सिंपल, मेन थिंग इज डेट्स एंड कैलकुलेशंस, इसमें ही पर्टिकुलर रहना है, डेट और कैलकुलेशंस। ये परफेक्ट हो गया ना, चैप्टर इज वेरी सिंपल। ठीक है, और डेट वाइज जाना है, रिकॉर्ड करते जाना है, डेट वाइज जाना है, रिकॉर्ड करते जाना है, जैसे आप लेजर में नॉर्मली पोस्ट करते हो वैसे ही करना है, डेट वाइज। ठीक है, आई रीड आउट द क्वेश्चन। मेसर्स राज एंड सन्स purchased a machinery on 1st October 2007 at 90,000
एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. तो मुझे बताओ टोटल वैल्यू ऑफ मशीन इज हाउ मच? शिट, देयर इज नो फोन. दूसरा वाला भूल गया. चलो मिनी हार्ट अटैक. अभी मुझे बताओ हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन? इज इट 90,000 और 1 lakh? 1 lakh of rupees, right? Total value of asset becomes 1 lakh because installation you are going to add. That's for granted. बराबर. The firm provides depreciation of 10% per annum under straight line method. अब आपको परसेंटेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सम में दिया होगा. हमने ढूंढा था, याद है? अभी कैसे ढूंढा था, याद है? डेप्री अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 करके हमने ढूंढा था. यहां पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है और उसने दिया हुआ है परसेंट. कितना टका डेप्रिसिएशन है? 10%. प्रैक्टिकली आपको कोई देता नहीं, आपको ढूंढना है. कैसे ढूंढना है? मतलब फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ करके आप क्या ढूंढोगे? पहले अमाउंट, और अमाउंट अपॉन कॉस्ट इनटू 100 करके रेट. बराबर है. बट इधर दिया है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? FIM, OCM, स्ट्रेट लाइन मेथड. FIM है ना, फर्स्ट मेथड. बराबर है. तो हर साल 10% किस पे चार्ज करोगे? 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल 10% ऑफ 1 लाख. तो व्हाट इज योर एनुअल डेप्रिसिएशन? 10,000. ये पहले श्योर हो जाओ. क्लियर है? अभी आगे बढ़ो. ऑन 31st मार्च ईच ईयर. सो डेप्रिसिएशन मुझे बताओ सोच के कौन से दिन पे आप चार्ज करोगे? फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर, लास्ट डेट ऑफ द ईयर? लास्ट. सब एसेट का सब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? लास्ट डेट ऑफ द ईयर. अनलेस एंड अंटिल एन एसेट सोल्ड इन द मिडिल. बीच में बेचा तो उस दिन चार्ज होता है. अदरवाइज इट इज डन ऑन विच डेट? लास्ट डेट ऑफ द ईयर. एकदम लास्ट डेट. ओके, 31st मार्च. शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2007-8, 8-9 एंड 9-10. आपके एग्जाम में भी ऐसे ही प्रॉब्लम होगा. 2 से 3 साल का अकाउंट पूछा जाएगा. 2 to 3 years. तो 7-8, 8-9, 9-10 कितने साल का लेजर पूछा है? 3 साल. ठीक है, 3 साल. मतलब 3 साल में बैलेंस करने का, मंथली नहीं करने का. जैसे आप मंथली करते हो 3 महीने की जगह 3 साल का है. तो 3 फर्स्ट ईयर बैलेंस, सेकेंड ईयर बैलेंस, थर्ड ईयर बैलेंस. इज इट क्लियर? ऊपर लिख देने का इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी. ओके, अभी सबसे पहले राइट हैंड साइड पे वर्किंग नोट 1 लिखने का, उधर लिखने का ईयर एंडिंग. ईयर एंडिंग इज 31st मार्च. कभी कभी 31st दिसंबर भी होता है इसके लिए. तो ईयर एंडिंग इज 31st मार्च. एंड दूसरा लिख देने का मेथड, विच मेथड इट इज. सो 10% SLM या 10% FIM. 10% SLM, 10% FIM. That's fine. ओके, आपको सारा कुछ दिया हुआ है. रेट भी दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है. आपको रिकॉर्ड करना है खाली ट्रांजैक्शंस को. ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू इन बुक कीपिंग. पहला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? डेट्स देख के बताओ. 1st October 07 you bought a machine for cash or credit? What is the entry for buying a machine for cash? Machine to cash. How will you post it? मशीन में टू कैश, कैश में. अभी डेप्री में क्या लिखने का? खाली कैश नहीं लिखने का, मशीन में लिखने का टू कैश स्लैश बैंक. कैश स्लैश बैंक. कुछ नहीं पता है ना, तो लिखने का कैश स्लैश बैंक. रेडी फिर कहाँ भाई पार्टी का नाम है? अबे वो हमने खरीदा, हम राज हैं. राज से खरीदा नहीं है, हम राज हैं. हमने जिससे खरीदा है उसका नाम है. तो कैश पे कि क्रेडिट पे? कैश पे. समझा ना? अभी मशीन तो कैश होता है ना, तो खाली कैश नहीं लिखना है. क्या लिखना है? कैश स्लैश. चेक दिया तो क्या लिखने का? बैंक. ड्राफ्ट दिया तो बैंक. NEFT RTGS बैंक. तो खाली बैंक. बट कुछ नहीं दिया तो क्या लिखने का? कैश स्लैश. ओके, डेट क्या है आपकी? 1st October 07. और अमाउंट कितना लिखूं? 90,000, 10,000 की 1 लाख. ओके, लेजर में नरेशन होता है. वो गजनी दिवाली में सब
जमीन चकली हो गया दिमाग। लेजर में नरेशन होता है, खाली कैश बुक में होता है। इट इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, किसी लेजर में नरेशन नहीं है। समझा यहाँ तक? पहला एंट्री क्लियर है, मशीन टू कैश बैंक। अच्छा कैश बैंक में आएगा बाय मशीन, बट एम आई शोइंग कैश बैंक अकाउंट, फॉरगेट। मूविंग अहेड, बस हो गया, एक ही ट्रांजैक्शन था। अभी डेप्री चार्ज करना है, कौन से डेट पे करूंगा? ईयर एंड। तो ये साल कब खत्म होगा? पहला साल 0708 कब खत्म होगा? 31 मार्च 08। डेप्री की एंट्री क्या? डेप्री टू एसेट। तो डेप्री में टू एसेट, एसेट में बाय डेप्री। सो डेप्री में आई राइट टू मशीन, और मशीन में आई राइट बाय डेप्रीसिएशन। कौन से डेट पे होगा? 31 मार्च 07 की 31 मार्च 08? पक्का? 31 मार्च 08 डेप्री टू मशीन, डेप्री टू मशीन 31 मार्च 08। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट ईयर 1 का डेप्रीसिएशन। तो वर्किंग नोट 2, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 0708, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 0708 फर्स्ट ईयर। ओके, पीएनआर वाला फॉर्मूला आता है लोन का, P into NR upon 100, वही है। देखो एक मशीन है, दो मशीन है, कितना है? एक है, लेट्स नेम इट M1। कितने की है? 1 लाख। चलो 1 लाख पे कितना रेट है? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Will I take it for full 12 months? Did I use this asset for full 12 months? No. When did I buy it? 1st October. And when is my year ending? 31st March. So let's calculate. October 1st. So October पूरा, October, November, December, Jan, Feb, March. How many months did we use it for? 6. So will I take depreciation for full year or only 6 months? ऑब्वियसली ना, क्योंकि इस साल मैंने कितना यूज किया? 6 मंथ। हाँ, पहले ही दिन को खरीद लिया होता तो 12 मंथ। लेकिन इमेजिन करो एसी है, मेरा मार्च एंडिंग है और मैं जनवरी में ही लाया हूं एसी, 3 ही महीना वापरा, तो क्या 12 महीने का डेप्री कर दूं? कितना महीने का? 3 मंथ। जितना यूज किया उतना डेप्री। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च दिया है ना वहां पे, इसलिए तो मैंने पहले लिख दिया ईयर एंडिंग इज 31st मार्च। हाँ, 12 महीने का आता है, 12 मंथ्स का, बट फाइनेंशियल ईयर जिधर खत्म होता है ना, दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। तो उधर तक का डेप्रिसिएशन दिखा, नेक्स्ट ईयर का उस साल हर बार। यस यस यस, ईयर एंडिंग सब में दिया होगा और आपको ईयर एंडिंग तक का डेप्री लेने का। अभी नेक्स्ट ईयर है ना, आई विल टेक फ्रॉम 31st मार्च टू 31st मार्च, क्योंकि फुल 12 मंथ्स आई हैव यूज्ड। दिस ईयर आई हैव यूज्ड इट ओनली फॉर 6 मंथ्स, बट योर बॉर्डर इज फाइनेंशियल ईयर, वहां तक ही ले, क्योंकि उस दिन फाइनल अकाउंट बनाने प्रॉफिट लॉस। इज दिस क्लियर? So what should I do? Into 12 by 12 or into 6 by 12? So 0, 0, 0, 0 cut, 6 1s are, 6 2s are, this is 5,000, right? What is year 1 ka depreciation? Not 10 but 5. Why it is 5? 6 months. 6 months. 6 months. Okay? M1, machine 1, एक ही मशीन है। 2 होते तो M1 and M2, 3 होते तो M1, M2, M3। M1 is machine 1. We are having just one machine. Okay? Year 1 is finished. जैसे खत्म होता है, what do you do? Month end होता है तो क्या करते हो? बैलेंसिंग आती है आपको, ये 1 लाख लिखा, ये 1 लाख लिखा, डेबिट। अच्छा, मशीन में कौन सा साइड बड़ा होगा? कि क्रेडिट हो सकता है? Why? Asset. It's an asset. So obviously debit will be greater. So 1 lakh minus 5 कितना होता है? 95,000. What am I supposed to write here? By balance BD के CD on 31st March 08 and on 1409 ना? 08 क्यों? अप्रैल है, अप्रैल में कैलेंडर चेंज करते हो क्या? तो इट विल बी 31st March 08 का 1408 टू बैलेंस BD। पहला साल हुआ, 3 साल का करना है ना, दिखा है लास्ट लाइन पे दिया हुआ है।
अभी डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल और रियल और पर्सनल? नॉमिनल इट्स एन एक्सपेंस। अब ध्यान से कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट नॉर्मली अगर मंथ एंड होगा ना, मंथ एंड, तो मैं इसमें भी बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी लिखता, हम लोग जो लेजर में करते थे पहले। लेकिन अभी तो ईयर एंड हो गया, और मैंने एक चीज आपको लेजर के एंडिंग में बताई थी, ईयर एंड पे ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिमेंबर, they don't get carried forward to next year, they get transferred to which account? Profit and loss, final account बनाने। बट कौन से अकाउंट ट्रांसफर होते हैं? सिर्फ नॉमिनल, पर्सनल और रियल ट्रांसफर नहीं होते, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, राइट? तो ये भी ट्रांसफर होगा। अब ये एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, तो इधर डिफरेंस आ रहा है, तो इधर में लिख देगा बाय बैलेंस नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका एंट्री क्या होगा, कोई बता सकता है? जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीसिएशन। और कितना? यही जो बैलेंस का अमाउंट है वही होगा 5000, डेबिट माइनस क्रेडिट। एक मिनट, डेट क्या होगा इसका? 31st March 08, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। विल आई राइट योर 2 P&L कैरीड फॉरवर्ड? देखो ओपनिंग करके, खत्म, फिनिश। इसका अकाउंट बंद, नॉमिनल अकाउंट एंड ऑफ द ईयर खत्म होके कहां चले जाता है? P&L। बट एसेट अकाउंट बंद होगा, इसका लाइफ तो लंबा है, इसका लाइफ 1 साल था, इसका लाइफ लंबा है, तो ये बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये P&L खत्म। समझा? ईयर 1, ईयर 1 समझ में आ गया तो बाकी 2 साल भी आ गया। ईयर 2 में वापस परचेज की एंट्री करूं तो कौन सी एंट्री करें? डेप्रीसिएशन। कौन से डेट पे हो? लास्ट डेट 31st March 09। क्या एंट्री करते हो डेप्री की, बताओ मुझे? सेम डेप्री टू मशीन, डेप्री टू मशीन आता है, हेलो? तो डेप्री में क्या लिखूंगा? टू मशीन, और मशीन में क्या लिखूंगा? बाय डेप्री। डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्रीसिएशन। इज दैट राइट? डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री, और डेट क्या होगा आपका? 31st March 09, 31st March 09 ना। 8 को चालू हो रहा है तो 9 को खत्म होगा। 8 9 7 8 8 9। अब लेट अस कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर, दैट इज 0809। ओके, चलिए। मशीन 1, एक ही मशीन है, किस पे चार्ज करूं? 1 लाख पे कि 95? 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे, FIM ओरिजिनल कॉस्ट। हर साल किस पे करना है? 1 लाख। सो 1 लाख का 10% फॉर 6 months, राइट? और 12 months। सेकेंड ईयर चल रहा है कि फर्स्ट ईयर? अच्छा, सेकेंड ईयर में इमेजिन करो आपने ये एसेट कितना यूज किया? 1 साल पूरा, स्टार्ट टू एंड। तो हाउ मेनी मंथ्स का डेट? 12 मंथ। इनफैक्ट आने वाले सभी सालों में भी कितने टाइम का होगा? 1 साल का ही होगा। खाली पहले साल क्यों 6 महीना हुआ? हाँ, खरीदा नहीं रहा ना, लेट खरीदा था, फर्स्ट डेट पर नहीं खरीदा। तो कितना आता है ये? आई थिंक 10,000 आता है, करेक्ट? FIM, every year amount of debris is same. That is possible only if you take it on original cost. 1 lakh 1 lakh का 10%, 10. Correct? That's why original cost. So कितना आ रहा है ये? 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है। चलो ईयर 2 भी खत्म हो गया, पहले मशीन को बैलेंस करते हैं। टोटल क्या? 95। डेबिट ही बड़ा होगा, कितना आता है? डेबिट माइनस क्रेडिट 85। इसको क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी के सीडी, बाय बैलेंस सीडी ऑन 31st March 09 विल बिकम ऑन 1410 की 149? 149 को बन के आएगा टू बैलेंस बीडी 85। ये 85 को बुक वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। याद है, आता था समय में बोलता था कॉस्ट बुक वैल्यू, कॉस्ट बुक वैल्यू। ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, लेकिन आज की तारीख में वैल्यू कितना हो गया?
85 इज द बुक वैल्यू, आज के डेट का वैल्यू 85, इतना घिस चुका है, ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, समझा? Got it? अच्छा, व्हाट अबाउट डेप्री अकाउंट? विल आई राइट बाय बैलेंस? ना 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 ना, ये तो नॉमिनल है, ये तो चला जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर टू P&L, खत्म, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए. सो डेट इज 31st March, व्हाट? 09, 10,000, 10,000, 10,000. ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं. सिंपल, समझा कि नो? चलिए थर्ड ईयर पे जाते हैं. थर्ड ईयर पे कौन से डेट पे जाओगे आप सीधा? लास्ट डेट इज व्हाट? 31st March 9 और 10? 31st March 10, करेक्ट. क्या लिखोगे? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. थर्ड ईयर डेप्री टू मशीन वापस चार्ज करोगे, डेप्री में टू मशीन और मशीन में बाय डेप्री, डेप्री में टू मशीन और मशीन में बाय डेप्री. चलिए year 3 working note 4, depreciation for the year 9-10, 7, 8, 8, 9, 9, 10. कितने मशीन है आपके पास? एक. किस पे लोगे? 1 लाख पे, 95 पे, 85 पे, कितना? 1. ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का 10% है. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 year 6 months. कितना यूज किया ये सर? 12 मंथ्स यूज किया. आने वाले सारे सालों में 12 12 12 12 12 ही आएगा. तो कितना आ रहा है ये? 10,000. अगेन सेम. सो ये 10, ये 10. Year is over. Do the balancing. Which side will be greater in machine? Debit side. Debit minus credit करो. कितना आता है? 85 minus 10 is 75. What am I going to write? By balance. BD की seat. Seat. 31st March 10 will become to balance BD 75 on 1/4/10. 31st March 10. डेट समझ में आ रहे हैं आपको? डेट्स 31st March 10 1/4/10, 31st March 9 1/4/9. Cool? Okay. What about closure of debris? Will I write balance? No. This will be transferred to profit and loss account. So क्या लिखने का? By profit and loss account. कर लो कि नहीं? कौन से डेट पे ट्रांसफर होगा P&L में ये? Last. Always on the last. Is that clear? Sorry, Aji. Come over. Like simple. Now, standard textbook. हाँ, ले लो standard textbook. Take out standard textbook. Have to discuss the objectives of BRS. फटाफट. Take out standard textbook fast. Take out standard textbook quickly. Down the standard textbook. Grab. Standard textbook. No. At least one on a bench you have. Take it out. फटाफट. Close the order. Open on mobile phone then. PDF I have shared now. Just open it. Share कर लो. Share कर लो. इधर है. बैठ दो. जा. शिफ्ट हो जा. जाओ. शिफ्ट हो जाओ. बैठ दो. Take out standard textbook fast. मोबाइल फोन में PDF ओपन कर लो अदरवाइज. हाँ मेरा फोन एक्चुअली इसमें पड़ा है.
किसको मिला पीडीएफ? Anyone got PDF? Share it on the group. Share it on the group. You also don't have Khushi. मिला? NMPTY पे भेज दो. BRS ओपन करो, पेज नंबर पेज 204. फटाफट आंसर कर दो. पेज 204. आंसर फास्ट. चलो शेयर किया. पेज 204 पीडीएफ. ट्राई टू डू इट विदाउट सीइंग. ओके, आएगा एग्जाम में. संडे एग्जाम है बीआरएस. नेक्स्ट Who prepares a bank passbook? Quickly. Page 204. Who prepares a bank passbook? Bank. What is pay in slip? Pay in slip का मतलब slip used to deposit cash or check into bank. वो जो लंबा वाला slip होता है ना, deposit slip, उसको pay in slip भी बोलते हैं. Okay? Deposit slip मिला? Used to deposit cash or check in the bank. What is bank overdraft? Excess of withdrawal over deposits in bank. 204. What is withdrawal slip? Deposit cash or check. No, withdrawal slip. Used to withdraw cash or check from bank. विड्रॉवल है ना, 3 तरीके से हो सकता है. आपके खाते में से आपको पैसा निकालना है ना, डेबिट कार्ड है, एटीएम, या फिर सेल्फ चेक मैंने बताया था, याद है, उससे भी निकाल सकते हो, या फिर विड्रॉवल स्लिप. ये भी होता है बैंक में. आप जाओ, आपका अकाउंट है, विड्रॉवल स्लिप भरो, दिखाओ, साइन करके आपको पैसा मिल जाएगा. ओके, विड्रॉवल स्लिप. हु सेंड्स द बैंक स्टेटमेंट? बैंक. व्हाट डज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक रिप्रेजेंट? Normal bank balance. Who prepares bank reconciliation statement? Businessman. बैंक बनाता है क्या? नौकर है क्या अपना? Businessman बनाता है. What does debit balance in passbook represent? Overdraft. On which side interest on bank deposit is recorded in passbook? Credit. Why? Interest on bank deposit is income or expense? Income. So it will go on credit side. Why is BRS prepared? To know timing difference and to detect frauds and one word. Account on which overdraft facility is allowed by the bank. Correct. Extract of ledger account of account holder in the books of bank. Customer का account in the books of bank. Passbook. Alphanumeric code that facilitates electronic fund transfer in India. बताया था यार. IFSC. IFSC code. Full form? Indian Finance System Code. Okay, Indian Finance System Code. Okay, IFSC code. याद रखना. Statement showing the causes of disagreement between cash book and passbook. BRS. Debit balance in passbook. Overdraft. A form which is filled for depositing cash or check into the bank. Pay in slip या deposit slip. Left hand side of pay in slip. फाड़ के आपको थप्पा मार के देता है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेन स्लिप, उसको क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल. काउंटर फॉइल. COUNTERFOIL. याद है वो? देखा है कभी? थप छोटा वाला स्क्वायर स्लिप. क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक. ओवरड्राफ्ट. वेरी गुड. अ बुक मेंटेन्ड बाय ट्रेडर टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. कैश बुक. एक्सेस ऑफ बैंक डिपॉजिट्स ओवर विड्रॉवल्स. एक्सेस ऑफ बैंक डिपॉजिट ओवर विड्रॉवल. Bank balance, normal balance. Bank balance. Don't write normal, write bank balance. Agree, disagree? Bank column of cash book represents bank account. Agree. Bank statement enables the account holder to prepare BRS. Agree. Checks issued for payment but not presented appears in cash book only. Agree. Bank reconciliation statement is prepared only during the year end. Disagree. कब बनाने का होता है? कभी. जब बनाने का तब. नहीं भी बनाने का तो मत. BRS is similar to bank statement. Disagree. Bank balance as per cash book is always equal to bank balance as per passbook. ना तो BRS बनता ही नहीं. Bank advice is sent by the businessman to the bank.
मतलब बैंक टू द बिजनेस. व्हाट इज बैंक एडवाइस? दैट SMS, ईमेल कि आपके खाते में ये हुआ है. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय बिजनेसमैन टू द बैंक. बैंक एडवाइस इज सेंड बाय बैंक टू द बिजनेस. बैंक एडवाइस मतलब वो आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, सो एंड सो. Paying slip is used to deposit check into the bank. Agree. Difference between cash book balance and passbook balance may arise due to errors committed while recording. Agree. One of the reasons is errors. Payment and receipt of cash through internet banking generates automatic proof. Agree. इसलिए तो मोदी जी बोलते हैं UPI करो use. Phillips. Overdraft means dash balance of cash book. Credit balance. When a check is deposited and collected by bank, passbook is dash. Credited. पैसा आया. A dash is a summary of financial transactions that take place over time in bank account. Bank statement. Bank statement was the passbook, one and the same. Debiting and entering cash book, dash the cash balance. Increases. Bank record statement is prepared by businessman. एक लड़का स्टूडेंट लिख के आया था, पागल. हम बनाते हैं एग्जाम, लिटरली वन रोड एग्जाम में लिख के आया ना, पागल. स्टूडेंट नहीं आएगा, बिजनेसमैन आएगा. ठीक है. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस. ओके, अभी के लिए राइट है, बट स्टूडेंट मत लिखो. बैंक गिव्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू करंट अकाउंट होल्डर्स. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस. व्हेन एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैश बुक, अभी एक्सट्रैक्ट मेथड मैंने नहीं करवाया है. एक्सट्रैक्ट मेथड कुछ कॉलेज को होगा, कुछ को नहीं होगा. इसका ऑब्जेक्टिव देख लो. एक्सट्रैक्ट मेथड क्या है? मैंने जो सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था, याद है? कैश बुक भी सामने और पासबुक भी सामने, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट. क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट. आपके सामने दोनों है, कैश बुक भी है और, तो मुझे बताओ, अगर आपके पास जनवरी का कैश बुक है और जनवरी का पासबुक है, तो सारे एंट्री दोनों बुक में होने चाहिए. तो अगर कुछ इधर है उधर नहीं है, उधर है इधर नहीं है, दैट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस. तो अगर सेम मंथ एक्सट्रैक्ट है, तो BRS का रीजन क्या है? सेम आइटम और डिफरेंट आइटम? डिफरेंट आइटम. तो अगर सेम मंथ है तो सब कुछ सेम होना चाहिए. तो जो डिफरेंट है, मतलब बताया था ना, एक चेक यहाँ पे है, वहां पे नहीं क्लियर हुआ है, इधर है उधर नहीं है, तो दैट इज द रीजन ऑफ BRS. तो थंब रूल क्या है? सेम मंथ डिफरेंट आइटम्स, सेम मंथ डिफरेंट. और कभी कभी है ना, डिफरेंट मंथ का एक्सट्रैक्ट देता है. डिफरेंट मंथ का एक्सट्रैक्ट मतलब जनवरी का कैश बुक देगा और फरवरी का पासबुक. जनवरी का कैश बुक देगा और फरवरी का पासबुक. हम लोग करेंगे आपके कॉलेज में, जैसा होगा वैसा. तो हाँ, अभी अगर डिफरेंट मंथ है तो सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए. डिफरेंट मंथ है तो सब कुछ डिफरेंट ही होना चाहिए. लेकिन अगर कुछ सेम हुआ तो दैट इज द रीजन ऑफ BRS. तो थंब रूल ऑब्जेक्टिव के लिए इतना याद रखो. बाद में सम करवाऊंगा मैं, तब पता चल जाएगा. वेट, पूरा बाकी है, पूरा करना है. सो सेम मंथ विच आइटम्स? डिफरेंट आइटम. एंड डिफरेंट मंथ सेम. तो पढ़ो. When extract of cash book and passbook are given for uncommon periods, only dash items are considered as common. Uncommon periods तो common item. And extract are given for common period, uncommon. पीछे देखो, complete the following. Payments credited in cash book are dash in passbook. Debited. While preparing BRS statement, only dash column of cash book is considered. Bank column. Checks issued to creditors appear first in dash cash book. A statement showing the reasons for difference between cash book and passbook. BRS. Overcast on receipt side of passbook means dash in the passbook balance. Increase. Overcast मतलब receipt बढ़ा, मतलब increase. Online transfer made to our creditors appears on the dash side of cash book. Credit लिखो या payment side. Credit side या payment side. पैसा गया. Interest on overdraft charged by bank is dash in passbook. Debited in passbook. पैसा गया. Normally the cash book shows debit balance and passbook shows credit balance. That's normal. Form filled for withdrawing cash from bank. अभी किया. Payslip is for deposit. Withdrawal slip. Businessman can update his records on receiving bank advice, SMS, email. True or false with reasons. Reasons@shala.com. Checks deposited into bank but not yet cleared appears in passbook only. False. Appears in cash. Direct deposit made by debtors into businessman's bank account is recorded on the credit side of passbook. True.
Businessman can prepare bank record statement only with cash book balance. दोनों चाहिए, cash book, passbook. When overdraft as per cash book is given, bank charges debited in passbook is to be added. OD as per cash book, तो CB to PB with OD दिया और बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक. क्या करोगे? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक प्लस is to be added. So true. मिला? Bank statement is sent by bank to the businessman. True. False. True. बराबर है? Who sends bank statement? Passbook. Bank to the businessman. Drawing आपको नहीं है अभी. Correct the following statements. Form filled for depositing cash or check into the bank is known as passbook. Payslip. Bank record statement is prepared by the bank. Businessman. Debit balance as per passbook is known as favorable balance. Unfavorable. या फिर OD. When a check is deposited into bank, it is credited in cash. When extracts are given for common period only, common items are to be considered. Uncommon items are to be considered. अच्छा, रीजन इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक. इसके लिए छोटा सा BRS करना पड़ेगा. देखो, इंटरेस्ट व्हेन नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन एंड व्हेन नॉर्मल बैलेंस ऑफ पासबुक, मतलब पहले केस में CB टू PB है, दूसरे में PB टू CB. अभी इतना तो पता है आपको, कि CB टू PB में जो प्लस है PB टू CB में माइनस हो जाएगा. तो 2, 4 और 5 तो वेरी सिंपल. पहला इधर प्लस है तो उधर माइनस. 4 और 5 में माइनस प्लस प्लस माइनस. 1 और 3 देखो, 1 और 3 इंटरेस्ट डेबिटेड ओनली इन पासबुक. इंटरेस्ट डेबिटेड ओनली इन पासबुक. CB टू PB नॉर्मल. क्या करने का? माइनस और PB टू CB प्लस. और थर्ड वाला चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. क्या होगा? CB अप PB डाउन. नॉर्मल CB टू PB माइनस PB टू CB प्लस. समझा? We stop at this point. Next lecture more difficult sums of your